नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एग्जाम मॉडल पेपर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक यानी टोटल 50 क्वेश्चन किए। और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो एग्ज़ाम मॉडल पेपर है, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें यानी 100 नंबर का है। जैसे कि आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो गया या आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें भी इसी पैटर्न के आधार पर और यूके और यूके के पैटर्न के आधार पर ये मॉडल पेपर आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आपको ये मॉडल पेपर वाली सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो आज का क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पे, निम्न में से किस देश या देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था या प्रणाली है। तो देखो न्यायिक समीक्षा होती क्या है, पहले कि किसी भी देश में विधायिकी और कार्यपालिका के अलावा एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, उसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। तो केवल भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, अमेरिका में भी है, केवल ब्रिटेन में भी नहीं है, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो न्यायिक समीक्षा प्रणाली है ये कहाँ है ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में, दोनों में क्या है आपकी न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है। और देखो जो भारत में न्यायिक समीक्षा प्रणाली ली गई वो कौन से देश से ली गई है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है, तो वो अमेरिका से ली गई है। भारत में जो न्यायिक समीक्षा प्रणाली ली गई है कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। दोस्तों एक और बात है कि यहाँ पे जो ये टोटल 100 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, तो 100 में से आपके कितने आपका स्कोर हो रहा है, क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो पेपर का ये है लेवल, ये इजी मॉडरेट या थोड़ा जटिल है। तो उस हिसाब से हम फिर पेपर का लेवल बढ़ाएंगे या घटाएंगे, अगर आपको मतलब जिस हिसाब से आपके नंबर आते हैं। तो सबको जो भी आप वीडियो देख रहे हैं सबको बताना है कि आपके 100 में से कितना स्कोर इस क्वेश्चन पेपर से बन रहा है, ताकि हम पेपर का, अगर पेपर इजी लगता हमें तो हम इसका फिर जो लेवल है थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है, 1917 की रूसी क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो 1917 की रूसी क्रांति है उसको जाना जाता है वोल्शेविक क्रांति के नाम से। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है। अब देखो जो ये वोल्शेविक क्रांति थी जो 1917 में हुई थी रूस में, इसके नेता कौन थे, तो लेनिन। कौन थे, लेनिन। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि 1917 की रूसी क्रांति के नेता कौन थे, लेनिन थे, या वोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे, ये थे लेनिन। और इसका जो कारण था 1917 की क्रांति का वो था रूस की प्रथम विश्व युद्ध में पराजय। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल, तो यह है आपका चीन में। सी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पे जो तकलामाकन मरुस्थल है ये चीन के सिजियांग प्रांत में, कौन से प्रांत में है, सिजियांग प्रांत में स्थित है चीन के ये मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बनता है। तो जो अशोक के शिलालेख है उनको पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो था जेम्स प्रिंसेप। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पे राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो अशोक के शिलालेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और उनकी लिपि क्या थी, तो कुछ अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी, जबकि कुछ अभिलेखों की जो लिपि वो कौन सी है, खरोष्टी लिपि। तो भाषा तो आपको ध्यान रखनी है, प्राकृत भाषा है, और लिपि कौन कौन सी है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिलते हैं अशोक के शिलालेख। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको जरूर नोट कर देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो जो आगरा की जामा मस्जिद है काफ़ी प्रसिद्ध मस्जिद है और इसका निर्माण कराया जहां आरा ने। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है, जहां आरा, जो कि शाहजहां की पुत्री थी। अब यहाँ पे शाहजहां का विवरण आ गया, तो शाहजहां के बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। शाहजहां के जो शासनकाल था उसको कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, क्योंकि शाहजहां ने स्थापत्य कला के बहुत सारे उदाहरण पेश किए, बहुत सारे ऐसे निर्माण किए, जैसे लाल किला हो गया, मयूर सिंहासन हो गया, ताजमहल हो गया। तो इसलिए शासन जो शाहजहां है उसके शासनकाल को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो इसी शाहजहां की पुत्र थी जहां आरा, जिसने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन नंबर 55 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पे, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई। तो जो परिवार नियोजन बीमा योजना ये भारत में लॉन्च हुई 2005 में। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे कत्यूरों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है ये किससे संबंधित है, एक तो आपको ये नोट करना है, कत्यूरिया यानी कार्तिकेयपुर राजवंश से है। और इस ताम्रपत्र में जो राजधानी है कत्यूरियों की वो वर्णित है कार्तिकेयपुर नाम से। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है। और ये पांडुकेश्वर ताम्रपात कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा, इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ये भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा क्या थी, तो वो होती है आपकी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी NIH ये कहाँ स्थित है आपका, ये स्थित है आपका रुड़की में, हरिद्वार जनपद के रुड़की में स्थित है सिंचाई अनुसंधान संस्थान। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है। अब यहाँ पे अगर जनपद के बारे में पूछे तब आपको हरिद्वार करना है, लेकिन अगर डायरेक्ट रुड़की पूछा गया है तब आपको रुड़की करना है। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में कौन कौन से संस्थान है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ये भी आपका हरिद्वार में इसका मुख्यालय, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ये भी आपका हरिद्वार में है, उर्दू फारसी अकादमी। देखो ये वाला टॉपिक प्रमुख राष्ट्रीय और जो राज्य स्तरीय संस्थान है उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना जिन्होंने वो नहीं देखी है। उत्तराखंड में जितने भी संस्थान हैं वो सारे उस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो ये किया गया 1968 में। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है। और कौन सी रचना के लिए, तो चिदम्बरा के लिए, ये भी कई बार बनता है हिंदी में क्वेश्चन। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1968 में। बूढ़ा चांद के लिए इनको 1960 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सुमित्रा नंदन पंत जी को सुकुमार कवि के नाम से, प्रकृति का सुकुमार कवि ये भी कहा जाता है, और साथ साथ प्रकृति के चितेरे कवि के नाम से भी विख्यात हैं सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो अल्मोड़ा में स्थित है आपका जागेश्वर मंदिर या जागेश्वर धाम मंदिर समूह, तो ये है आपका जटागंगा के किनारे स्थित। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है। अब देखो जो जागेश्वर धाम मंदिर समूह है यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का समूह है, और इनमें से सबसे जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पे वो है महामृत्युंजय मंदिर। जागेश्वर धाम मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, महामृत्युंजय मंदिर। ये आपको बता रखा है जो अल्मोड़ा जनपद वाली वीडियो थी, जो उत्तराखंड जिला सीरीज वाली वीडियो है, तो उसमें अल्मोड़ा जनपद में के बारे में जब बताया था तो वहाँ पे आपको जागेश्वर धाम मंदिर के बारे में पूरी डिटेल्स बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है। तो जो हिमालयन आर्ट पुस्तक है ये है आपकी GC फ्रेंच की रचना। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पे राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित है। तो जो राजा सोमचंद थे ये है आपके चंद साम्राज्य से संबंधित। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है। और जो राजा सोमचंद इन्होंने यहाँ पे चंद्रवंश की स्थापना की थी कुमाऊं में, और साथ साथ इन्होंने चंपावत में राजबुंगा किला का निर्माण किसने करा था, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। तो चंपावत के जो राजबुंगा किला है उसका निर्माण कराया था राजा सोमचंद ने। तो 62 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पे धर्मगंगा किस नदी की सहायक नदी है। रुद्रगंगा की, भिलंगना की, केदारगंगा की या नयार नदी की। तो जो धर्मगंगा है यहाँ पे वो है आपकी भिलंगना की सहायक नदी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है। अब देखो जो भिलंगना है वो किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है। और भिलंगना में क्या होता है कि धर्मगंगा और बालगंगा दो नदियाँ आती है, जो यहाँ पे बूढ़ा केदार है टिहरी में, वहाँ पे उसी के समीप ये संगम करती है बालगंगा और धर्मगंगा। फिर ये आगे बढ़ती है और घनसाली के निकट ये भिलंगना के साथ संगम करते हैं, और फिर भिलंगना का और भागीरथी का संगम होता है गणेश प्रयाग में, जहाँ पे अभी क्या है टिहरी डैम है। तो जो भिलंगना है उसी की सहायक नदी आपकी धर्मगंगा, और भिलंगना किसकी सहायक नदी है, तो वो है भागीरथी की। तो 63 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे कौशिक कमेटी का गठन इतने में हुआ, यानी आपको बताना है कि कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ। तो ये हुआ आपका 1994 में। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। 1994 यहाँ पे कौशिक समिति का गठन किया गया, और कौशिक समिति का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष इसके थे रमाशंकर कौशिक। एक और क्वेश्चन बनता है कि जब जो यहाँ पे कौशिक समिति है उसने उत्तराखंड राज्य में कितने जनपदों और कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी, तो 8 जनपद और 3 मंडलों की यहाँ पे सिफारिश की थी कौशिक समिति ने, जिसका गठन
1994 में किया गया। कई जगह 1993 में मिलेगा आपको, लेकिन मैक्सिमम जगह 1994 दिया गया है। और यूके ने ये क्वेश्चन भी पूछा एक बार, तो उन्होंने भी 1994 ही इसको क्या बताया, सही आंसर बताया। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पे, गोरखिया गुफा चमोली के कौन से गांव में स्थित है। तो जो गोरखिया गुफा है ये है आपकी चमोली के डुगरी गांव में स्थित। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, चमोली के डुगरी गांव में स्थित आपकी गोरखिया गुफा। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पे, दो विशाल शिलाओं से निर्मित महाभारत कालीन भीम पुल कौन सी नदी पर है। तो जो भीम पुल है महाभारत कालीन, यहाँ पे भीम पुल है यहाँ पे, वो किस नदी पर है, सरस्वती नदी पर। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अब ये सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है, तो अलकनंदा की सहायक नदी है सरस्वती नदी। और अलकनंदा का और सरस्वती का संगम कहाँ पर होता है, तो वो होता है केशव प्रयाग में, केशव प्रयाग में। अब देखो यहाँ पे जो ये पुल है यहाँ पे, ये इसका निर्माण किसने कराया था। माना जाता है कि जो महाभारत काल में भीम थे, उन्होंने इस पुल का निर्माण, दो विशाल शिलाएं उठाकर वहाँ पे उस पर एक पुल बनाया था नदी में। तो वो पुल अभी भी वहाँ पे है, काफ़ी बड़ी विशाल शिलाओं से निर्मित है वो। तो उसको कहा जाता है भीम पुल, जो कि सरस्वती नदी पर है। और ये कब बनाया था, जब वो महाभारत के जो पांडव थे वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे। तो वहाँ पे बीच में सरस्वती नदी पड़ी और वहाँ पे उन्होंने, भीम ने इस पुल का निर्माण किया। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है। और ये आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, केशव प्रयाग में होता है। दोस्तों जो ये मॉडल पेपर आपको, तो कुछ दिनों बाद ये मॉडल पेपर आपको हमारा उत्तराखंड जो जीके ऐप है, प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो, उत्तराखंड जीके सबसे ऊपर आ जाएगा। उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से जरदारी क्लासेस का ऐप है, एसजे ग्रुप का ऐप है। और वहाँ पे आपको ये मॉडल पेपर, जितने भी मॉडल पेपर हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको सब मिल जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो सारे पेपर हम वहाँ पे डाल देंगे। तो जिन्होंने तो ऐप इंस्टॉल कराया तो अच्छी बात है, जिनके पास ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर में आप जा सकते हो और उत्तराखंड जीके आपने सर्च करना है, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ऐप। और दोस्तों उस ऐप में आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा स्टडी करने के लिए। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स दिए जाते हैं वीकली, और साथ साथ जरदारी क्लासेस जितने भी नोट्स है वहाँ पे आपको सब देखने को मिलेंगे। और साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर कई सालों के वहाँ पे डाले हुए हैं, यूके के और यूके पीएससी के। तो बहुत सारा कंटेंट है उस ऐप में आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। तो यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता दर है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का। उत्तरकाशी में कितना है महिला साक्षरता दर, तो ये है आपका 62.35% महिला साक्षरता दर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। तो इसीलिए उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। अब अगर साक्षरता दर की यहाँ पे बात आ रही है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो राज्य का कौन सा जनपद है, वो है दून यानी देहरादून। और सबसे कम कौन सा है, तो यूएसएन यानी उधम सिंह नगर सबसे कम साक्षरता दर वाला जनपद है, जबकि देहरादून सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जनपद है। क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पे, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है। तो शीतकाल में यहाँ पे जो बद्रीनाथ की मूर्ति है, बद्रीनाथ धाम में जो मूर्ति है, वो स्थानांतरित होती है यहाँ पे नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखो जो ये जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, इसकी स्थापना भी आदिगुरु शंकराचार्य ने कराई है, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कुंड पिथौरागढ़ जनपद में है। तो पिथौरागढ़ जनपद में कौन सा कुंड ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बैराज कुंड, ये तो आपका चमोली में है। गंगनानी कुंड और सहस्त्रबाहु कुंड, ये दोनों है आपके उत्तरकाशी जनपद में। तो जो डी ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा, थमरी कुंड है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। अब देखो पिथौरागढ़ जनपद में कौन कौन से अन्य प्रसिद्ध कुंड है, थमरी कुंड हो गया, महेश्वरी कुंड, पार्वती कुंड, मैसर कुंड, ये आपके हैं पिथौरागढ़ जनपद में। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे, निम्न में से किस यात्रा का संबंध रुद्रप्रयाग से है। तो देखो यहाँ पे 3 यात्राओं के बारे में बताया गया है, गुरु मणिकनाथ यात्रा, पंचकोशी वारुणी यात्रा और मनना माई की जात। तो जो सी ऑप्शन है मनना माई की जात, ये आयोजित की जाती है रुद्रप्रयाग जनपद में। अब जो ये तीनों यात्राएं हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स बता देते हैं। वैसे जो उत्तराखंड जिला सीरीज है, जब वहाँ पे प्रत्येक जनपद के बारे में बताया गया था, तो सभी यात्राओं के बारे में बताया गया है। तो जो मनना माई की जात है, ये रुद्रप्रयाग जनपद के मधमेश्वर घाटी में आयोजित की जाती है। वहाँ पे एक रांसी गांव है, तो रांसी गांव से लेकर मनने बुग्याल तक मनना माई की डोली वहाँ पे प्रस्थान करती है। तो जो मनना माई की जाती है संबंधित कहाँ है, संबंधित किससे है, रुद्रप्रयाग जनपद से है।
उसके बाद जो पंचकोशी वारुणी यात्रा है ये उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है, यानी ये उत्तरकाशी जनपद में आयोजित की जाती है। उत्तरकाशी जनपद में एक वरुणावत पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वरुणावत पर्वत आपको बताया गया है उत्तरकाशी जनपद वाली सीरीज में। तो इसी वरुणावत पर्वत की परिक्रमा की जाती है इस पंचकोशी वारुणी यात्रा में। उसके बाद यहाँ पे गुरु मणिकनाथ यात्रा जिसका संबंध है टिहरी जनपद से। और जो ये गुरु मणिकनाथ यात्रा है प्रतिवर्ष 5 दिवसीय ये यात्रा है जो कि टिहरी जनपद में आयोजित की जाती है। तो गुरु मणिकनाथ यात्रा टिहरी जनपद, पंचकोशी वारुणी यात्रा उत्तरकाशी जनपद और मनना माई की जात रुद्रप्रयाग जनपद, तीनों यात्राओं के बारे में आपको बता दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पे निम्न दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु है। तो देखो यहाँ पे जो हारुल नृत्य की विषय वस्तु है वो है यहाँ पे बसंत ऋतु का उत्सव, नहीं ये रॉन्ग है। पांडवों के जीवन पर आधारित, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। जो ये हारुल नृत्य है ये जौनसाई जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है जो कि पांडवों के जीवन पर आधारित है। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि हारुल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? तो वो है रमतुल्ला। रमतुल्ला जिसको क्या कहा जाता है? रणसिंघा भी कहा जाता है। रणसिंघा आपने शादी समारोह में तो देखा होगा, तो वहां पे उसी को बजाया जाता है। यानी जो हारुल नृत्य में है अनिवार्य रूप से बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो है आपका रमतुल्ला यानी रणसिंघा। क्वेश्चन नंबर 72 है यहाँ पे हर की दून स्थित है। तो हर की दून नामक पर्यटक स्थल आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का। और ये आता है सोपी नदी रेंज के अंतर्गत आता है। और हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पुरोला को। उत्तरकाशी में पुराला और हर की दून भी कहाँ है आपका? उत्तरकाशी जनपद में एक पर्यटक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे नचिकेता ताल निम्न में से किस जिले में है? तो नचिकेता ताल है यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। उत्तरकाशी जनपद के चौरंगी खाल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर वहाँ पे नचिकेता ताल। और ऐसा माना जाता है कि जो नचिकेता और यमराज का संवाद तो आपने सुना होगा, तो नचिकेता और यमराज का संवाद इस ताल के निकट हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है नचिकेता ताल। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पे निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है? तो देखो यहाँ पे मंजियाली सूर्य मंदिर, पलेठी सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर और कुलसारी सूर्य मंदिर, 4 मंदिर है यहाँ पे। तो जो कटारमल सूर्य मंदिर है ये आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अब देखो यहाँ पे सभी मंदिरों के बारे में आपको बता दें। जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है ये आपका उत्तरकाशी में है। पलेठी का सूर्य मंदिर आपका हिंडोला खाल टिहरी जनपद में है। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में हो गया। और जो कुलसारी सूर्य मंदिर है ये आपका चमोली में। तो चारों सूर्य मंदिर आपको नोट करने हैं कौन कौन से जनपद में स्थित है, क्योंकि सूर्य मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पे इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो देखो यहाँ पे चूना पत्थर ये भी आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। जिप्सम, ग्रेफाइट तीनों यहाँ पे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी खनिज आपके उत्तराखंड जनपद में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बलुआ पत्थर। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। बलुआ पत्थर है यहाँ पे अवसादी सेल। अब देखो सेल यहाँ पे 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल या आग्नेय चट्टाने, अवसादी और कायांतरित। जो आग्नेय सेल या आग्नेय चट्टाने होती है वो जब लावा जमता है तो उससे बनती है। लावा के जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट। और अवसादी सेल जो छोटी छोटी जो चट्टाने होती है जो किसी स्थान पर जमा हो जाती है तो रासायनिक परिवर्तनों के कारण, ताप दाब के कारण वहाँ पे क्या हो जाती है वो बन जाती है। यानी छोटी छोटी चट्टानों से वो बनती है अवसादी सेल, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। और एक होती है कायांतरित। कायांतरित मतलब जिसकी काया ही चेंज कर दी होगी, काया ही जिसकी रूपांतरित कर दी गई है। तो कायांतरित में क्या होता है कि ताप दाब और रासायनिक क्रिया द्वारा जो आग्नेय और आपकी अवसादी सेल होती है उनको परिवर्तित किया जाता है। जैसे यहाँ पे शिस्ट हो गया, ये आपकी क्या है? आपकी कायांतरित चट्टान या कायांतरित सेल हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पे भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे संविधान है, ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि दूसरे देशों से लिए गए हैं। तो जो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखो जो ये संशोधन का प्रस्ताव है ये इसमें क्या होता है कि जो संसद है उसको एक प्रक्रिया के तहत संविधान में वो संशोधन करने की उसको शक्ति प्रदान दी गई है। वो संविधान में
एक प्रक्रिया के तहत संशोधन कर सकता है। और ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब देखो जो संशोधन का प्रस्ताव है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 368 से संबंधित है ये संशोधन, संविधान में संशोधन करना। क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पे, बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो किसने की थी बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना? तो 78 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है, NM जोशी, यानी नारायण, एन से हो गया नारायण, एम से हो गया मल्हार और जोशी। और कब की थी? 1911 में। नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में बम्बई में क्या किया था? सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले स्थित है। तो देखो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी, वो है माउंट मैकिनले। और ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी अलास्का श्रेणी में। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये माउंट मैकिनले है यानी जो सर्वोच्च चोटी है उत्तरी अमेरिका की, इसका नाम अब क्या है? डेनाली। वैसे एक्चुअली में जो इसका नाम था पहले वो डेनाली ही था, लेकिन फिर इसका नाम बीच में क्या पड़ा? माउंट मैकिनले। और अब इसका फिर से नाम कब किया गया? 2015 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया डेनाली। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो माउंट मैकिनले है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, उसका नाम क्या है? डेनाली। ठीक है, तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे, लोकताल झील किस राज्य में स्थित है? तो जो लोकताल झील है ये है आपकी मणिपुर राज्य में। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए लोकताल झील एक कारण से बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे कीबुल लामजो नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? कीबुल लामजो। और ये नेशनल पार्क इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जिस द्वीप में ये नेशनल पार्क है, इस लोकताल में, वो क्या है? तैरता एक पार्क है, दुनिया का इकलौता तैरता पार्क है कीबुल लामजो, जो कि लोकताल झील में स्थित है। और ये आपका मणिपुर राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसलिए लोकताल झील काफी प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 330 में। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना। और पहली बार भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो 2000 में मनाया गया था। और अब देखो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में आपको बता दिया गया है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विश्व उपभोक्ता दिवस। तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और 15 मार्च 2021 को भी विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। और थीम क्या थी यहाँ पे? विश्व उपभोक्ता दिवस जो 2021 में मनाया गया 15 मार्च 2021 को, तो उसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे, कर्क रेखा से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का, वो है आपका डी, भारत तथा सऊदी अरब से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब देखो कर्क रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, मैं आपको बता दूं कुछ देशों के नाम। चीन हो गया, भारत, बांग्लादेश, सऊदी अरब, लीबिया, ताइवान, ओमान, UAE। तो ये प्रमुख देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे, NTPC का तात्पर्य है। तो 84 के यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, NTPC का तात्पर्य है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। क्या है NTPC की फुल फॉर्म? हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, और इंग्लिश में है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पे, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन सा प्रोग्राम कंट्रोल करता है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो जनरली एप्लीकेशन होते हैं, जैसे हम क्रोम ब्राउजर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में भी फायरफॉक्स, तो ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज़ करते हैं। कंपाइलर, तो कंपाइलर का काम क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे जावा, सी प्लस, यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको क्या करता है कंपाइलर? मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, मशीनी लैंग्वेज में बदलता है कंपाइलर। कंट्रोलर, जैसे आपने जब आप गेम खेलते होंगे तो वहाँ पे
कुल मिला के जो ग्राफिक कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड लगता है एक गेम खेलने के लिए, तो उसको कहते हैं कंट्रोलर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई भी जो कंप्यूटर होता है उसमें डाल दिया आपने विंडो, तो तब जाके उसके जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सब को कंट्रोल कौन करता है, एप्लीकेशन को कंट्रोल या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल ये कौन करता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पे बोध गया स्थित है। तो बोध गया है आपका बिहार में स्थित, बिहार राज्य में स्थित है बोध गया। और बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में कई बार क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में स्थित है। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये भी आपको नोट करना है। दोस्तों ये आपको मॉडल पेपर वाली सीरीज कैसी लग रही है जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपके 100 में से, क्योंकि टोटल 100 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है, पिछला पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और टोटल 100 में से आपका स्कोर कितना हो रहा है जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। तो जो विश्व व्यापार संगठन है ये अस्तित्व में आया 1 जनवरी 1995 में। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है 87 का। अब देखो यहाँ पे इसको अंग्रेजी में अगर बात कहें WTO, ठीक है, इंग्लिश में कई बार पूछ जाता है सीधे, हिंदी में नहीं देता कई बार। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ये व्यापार नियमों से संबंधित है। और इसमें है कितने देश, इसमें लगभग 164 सदस्यों का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जो ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है, नगोजी। देखो अध्यक्ष भी वर्तमान में आपको ध्यान रखना है इसके, क्योंकि नए नए हैं, नगोजी इवेला, जो कहाँ के हैं, आपके नाइजीरिया के हैं। नगोजी ओंकोंजी, पूरा नाम है नगोजी ओंकोंजी इवेला। क्या है पूरा नाम, नगोजी ओंकोंजी इवेला, जो कि नाइजीरिया के हैं। वे हैं वर्तमान अध्यक्ष विश्व व्यापार संगठन के। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी। देखो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और किसी भी टाइप से बन सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन आपको काफ़ी डिटेल से बताता हूँ, ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो सके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पे, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो जो शरीर का तापक्रम है वो नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है। और हाइपोथैलेमस सिर्फ शरीर का तापक्रम ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि शरीर का मूड, आपका जो मूड होता है, भूख प्यास, ये सारी चीज़ें, तापक्रम, बॉडी टेम्परेचर, ये कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विडाल टेस्ट के द्वारा निम्न में से किस बीमारी का उपचार किया जाता है। तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और देखो टाइफाइड कौन से, ये एक जीवाणु जनित रोग है, और कौन से जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है आपका टाइफाइड। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है यहाँ पे प्रतिवर्ष 16 नवंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 90 का। और देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से, विश्व प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस तो ठीक है 16 नवंबर को, लेकिन विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 91 है यहाँ पे, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। तो भारतीय मूल की महिला जो कि अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति बनी है वो है आपकी यहाँ पे कमला हैरिस। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी, तो जो बाइडेन है अभी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति। और जो बाइडेन कितनेवें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो वो हैं 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 92 है यहाँ पे, हाल ही में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है राजकमल झा को। डी ऑप्शन 92 का यहाँ पे राइट आंसर है। और उनका एक उपन्यास है द सिटी एंड द सी। क्या उपन्यास है, द सिटी एंड द सी। इस उपन्यास के लिए इनको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और जो ये राजकमल झा है ये क्या है अभी, पत्रकार और ये एक लेखक हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस उपन्यास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है, वो आपको बता दिया गया है।
और कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे कौन व्यक्ति हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं, तो 93 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है, उत्पल कुमार सिंह, जो कि लोकसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया, स्नेहलता श्रीवास्तव, जो कि इससे पहले लोकसभा की महासचिव थी, उनका स्थान लिया उत्पल कुमार सिंह ने। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे, और रीजनिंग के भी लगभग 6 या 7 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। तो दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो आपने पहले ये देखना है और इसमें देखना है आपने कि ये इसमें रिलेशन कौन सा है, यानी किस रिलेशन या किस संबंध से ये इन्होंने ऐसा ये क्रम दिया है, तब आप आंसर बता पाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये दिया गया है 1, 1, 4, 8, 9 और 27। तो देखो इनका संबंध है, पहले है 1 स्क्वायर इजकल टू 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 क्यूब इजकल टू 1, फिर दिया है 2 स्क्वायर इजकल टू 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, और 2 क्यूब यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 2 ना 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर कितना हुआ 9, और फिर 3 तो कितना हुआ 27 हुआ। और फिर आपको क्रम से यानी प्रत्येक बार आपको क्या करना है, पहले 1 का स्क्वायर करना, फिर 1 का क्यूब करना, फिर 2 का स्क्वायर करना, फिर 2 का क्यूब करना, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, अब 4 का स्क्वायर करो, फिर 4 का क्यूब करो। तो 4 का स्क्वायर करो तो 4 चौको 16, 27 के बाद आ जाएगा 16, और 16 के बाद आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64। तो आपने 27 के बाद बताना है, तो 27 के बाद क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, यहाँ पे सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है परंतु अनु से कम है, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है परंतु राम से कम है, तो इन सबसे छोटा कौन है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, आप इसको थोड़ा जटिल ले लेते हो क्योंकि आप ट्रिक से नहीं कर पाते हो। तो अब देखो इसमें क्या करना है, आपको सीधे देखना है, सीधे क्वेश्चन पढ़ना है, उसी के अनुसार करना है। सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है, तो जिसकी अधिक है उसको ऊपर लिखना है, जिसकी कम है उसको नीचे लिखना है, लेकिन थोड़ा गैप देना है, ठीक है। सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है, तो ये आपने सोनू लिख दिया, और सोनू की आयु ऋचा की आयु, तो ऋचा को आपने नीचे कर दिया क्योंकि सोनू की आयु ऋचा से अधिक है, जो अधिक है उसको ऊपर लिखना है। परंतु अनु से कम है, देखो सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है परंतु अनु से कम है, यानी अनु से कम है सोनू की आयु, तो अनु को और ऊपर लिखो। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है परंतु राम से कम है। अब जो सौरभ की आयु है वो क्या है, सोनू से, सौरभ की आयु सोनू से, तो एक एस यहाँ पे लिख दो, और परंतु राम से कम है, यहाँ पे आर लिख दो। तो इन सबसे छोटा कौन है, तो देखो हमें इन दो से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सोनू से तो बड़े हमें पता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, अनु से छोटे हैं या बड़े हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल क्या पूछा गया है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा, साफ सी बात पता चल रही है कि ये दोनों तो सोनू से बड़े हैं और ये भी सोनू से बड़ा है, यानी अनु भी सोनू से बड़ा है। तो सोनू से छोटा कौन है, एकमात्र ऋचा, तो सबसे कम किसकी है, ऋचा की। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अब आपको बता दिया मैंने ट्रिक, जिसकी आयु ज़्यादा है उसको ऊपर लिखो, जिसकी आयु कम है उसको नीचे लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 95 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे दिया गया है 1, 4, 9 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो क्या होगी। तो देखो यहाँ पे 1, 4, 9 और उसके बाद प्रश्नवाचक है, तो एक का रिलेशन कैसे, यहाँ पे 1 स्क्वायर इजकल टू 1 है यहाँ पे, फिर 2 स्क्वायर इजकल टू 4 है यहाँ पे, 3 स्क्वायर यहाँ, उसके बाद 3 स्क्वायर क्या, तो 9 है यहाँ पे, और उसके बाद सीधे 4 स्क्वायर कर दो तो आगे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कुल मिला के पहले 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, और 4 का स्क्वायर तो 16 आएगा। तो कुल मिला के डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे ये आ गया ब्लड रिलेशन से संबंधित, और ये वाला टॉपिक आपको करा रखा है। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। आप बताइए कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से हम आपको इसको करके बताते हैं। देखो आपको क्या करना है, गरिमा का परिचय कौन दे रहा है, राकेश, तो राकेश लिख दो यहाँ पे। राकेश ने कहा कि जो गरिमा के, देख गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी यानी गरिमा के पिताजी, जो गरिमा के पिताजी हैं, पिता लिख दो, गरिमा के पिताजी मेरे पिताजी यानी राकेश के पिताजी की क्या है, इकलौते पुत्र हैं। तो राकेश के पिता
ये आ गया राकेश के पिता, और राकेश के पिता के इकलौते पुत्र हैं गरिमा के पिताजी। तो राकेश के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? स्वयं राकेश ही होगा। तो जब इसने कह दिया है कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं गरिमा के पिताजी, तो अपने पिताजी का इकलौता पुत्र तो राकेश है, इसका मतलब राकेश और गरिमा का संबंध क्या है? पिता पुत्री का है। गरिमा का क्या है? पिता है राकेश। डी ऑप्शन 97 का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको पहले अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर यहाँ पे देना है। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पी क्यू आर तथा एस, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, रीजनिंग का है। पी क्यू आर तथा एस कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। पी आर और एस क्यू साझेदार, यानी पी और आर क्या है? साझेदार हैं, और एस और क्यू साझेदार हैं। तो जो कैरम में साझेदार यानी पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के सामने बैठते हैं, ठीक है। एस आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है। जो एस है वो आर के दाईं ओर बैठा है, और जो पश्चिम की ओर यानी आर क्या है? वो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो यहीं से आपको पकड़ना है सवाल का आंसर। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि 4 बंदे हैं, 4 यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, कोई भी दोस्त हैं, पी क्यू आर एस। इसमें पी और आर, ठीक है, पी और आर हमेशा सामने होंगे, क्योंकि पी और आर हमेशा सामने होंगे, क्योंकि पी और आर क्या है? साझेदार हैं। और एस और क्यू होंगे आमने सामने, क्योंकि एस और क्यू साझेदार हैं। अब ये बोला है कि एस आर के दाईं ओर है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, यानी जो आर है वो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो पूर्व आप इधर लगाओ, पश्चिम इधर लगाओ, उत्तर यहाँ पे लगाओ, दक्षिण इधर लगाओ, ठीक है। तो ये इधर की ओर मुंह करके बैठा है, ये आपका कैरम है, ठीक है। तो आर यहाँ पे बैठा है, आर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो एस है वो आर के दाईं ओर है, ठीक दाईं ओर है। तो आर का दाएं कितना है? क्योंकि इधर करके मुंह बैठा है ना, तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, तो एस बैठा है यहाँ पे। तो अब देखो एस के सामने कौन है? क्यू यहाँ पे होगा, और क्योंकि पी पार्टनर है आर का, तो पी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमने बताना कि क्यू की दिशा किस साइड है? तो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, और ये है उत्तर। तो क्यू यहाँ पे बैठा है, तो क्यू का मुंह क्या है? अंदर की ओर होगा ना कैरम के लिए, तो उत्तर की ओर होगा, ये उत्तर है, ये है उत्तर दिशा। तो क्यू का मुंह कहाँ होगा? आपका उत्तर दिशा में होगा। डी ऑप्शन 98 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे, यदि नॉट को पी क्यू वी जी लिखा जाता है तो टाइम कैसे लिखा जाए? देखो यहाँ पे नॉट और पी क्यू वी जी में रिलेशन कैसा आपको ये समझना है। तो यहाँ पे देखो एन और पी, तो इसके बीच आता है ओ, यानी एक अल्फ़ाबेट, एक ओ का गैप है यहाँ पे एन और पी के बीच में। उसके बाद देखो ओ और क्यू के बीच किसका गैप है? ओ पी का गैप है। उसी प्रकार टी और वी के बीच में यू का गैप है, और ई और जी के बीच में किसका गैप है? एफ का गैप है। तो टी और टाइम कैसे लिखा जाएगा फिर यहाँ पे? तो टाइम प्लस आप 2 कर दो, टी यू और क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। उसके बाद आई के बाद क्या आता है यहाँ पे? आई के बाद आता है आई जे और के आ जाएगा। उसके बाद आता है एम, ये एम है ना, एम के बाद आता है एन, और वहाँ पे क्या आ जाएगा? पी एम एन ओ आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ई, तो ई एफ और क्या आ जाएगा? जी। तो कुल मिला के वी के ओ जी आ जाएगा, वी के ओ जी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 का। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दर्पण में देखिए। देखिए उससे पहले बता दूं आपको, अगर ये आपको मॉडल पेपर चाहिए तो कुछ दिनों बाद ये हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में आपको मिल जाएगा। जिसके पास तो ऐप हमारा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजी ग्रुप का ऐप है, जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो, उत्तराखंड जी के सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजी ग्रुप का वो ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो वहाँ पे आपको ये कुछ दिनों बाद मॉडल पेपर 1 भी और मॉडल पेपर 2 भी और जितने भी अन्य मॉडल पेपर आएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो 100 यहाँ पे दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, तो घड़ी में सही समय क्या है? देखो 3:15 का मतलब पता है आपको? 3:15 का मतलब क्या होता है? 3:15, 3:30, 3 बजे। 3:15 का मतलब होता है 03:15, यानी 3:15 हो रहे हैं। तो आपको दिखाना है कि घड़ी में दर्पण में, ठीक है, दर्पण में दिख रहा है ये, तो आपको दिखाना है घड़ी में सही समय क्या है। तो आपको बता रखा है, घड़ी वाला टॉपिक हमने कवर करा रखा है। 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एक तो बनता है दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है जल प्रतिबिंब। तो जहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बन गया वहाँ पे जो दिया गया समय है, जैसे ये दिया गया है 3:15, वो आपको कितने में से घटाना है? 24 घंटे में से या 12 घंटे में से घटाना है। तो चलो हम 12 घंटे में से घटा देते हैं।
12:00 से आपको 03:15 जो समय दिया गया है। अब देखो यहाँ पे 00, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हम 1 घंटा इधर ले लेते हैं। तो 1 घंटा यानी 60 मिनट हमने इधर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा इधर ले लेना तो 12 का 11 हो जाएगा, और ये 60 मिनट, यही बराबर है, वो यही बराबर है, ठीक है। और 03 और 15, तो 60 में से 15 गया, ये 45 हो जाएगा, और 11 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 8। तो 8:45 आ जाएगा। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन यदि जल प्रतिबिंब में पूछा जाता तब आपको क्या करना था, 18.5 घंटे में से घटाना था। तो अब आपको समझ में आ गया कि घड़ी वाला क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन थे, और 100 के 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं 2 पार्ट में। पार्ट 1 में आपको 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में मॉडल पेपर 2 के। तो मॉडल पेपर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे आपको एक तो आपको ये बताना है कि आपका 100 में से कितना स्कोर हुआ, कितने क्वेश्चन आपको इजीली आ रहे थे, और आपको जो लेवल है मॉडल पेपर का वो कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, या कॉम्प्लेक्स लगा यानी जटिल लगा। और आपको ये वाली सीरीज़ कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो कमेंट आप अपनी तरफ से राय आप दे सकते हो, कैसा बन रहा है मॉडल पेपर, कैसा आपको लग रहा है। और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि उत्तराखंड के जो भी अभ्यर्थी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।